अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तमाम सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस में भी, क्रोमोसोम्स के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड्स की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होती हैं। एक का नाम डीएनए और दूसरी का नाम आरएनए है। और इन न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने वाले जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर, सेकेंड कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस और थर्ड कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड होता है। अब बच्चे इन्हीं तीन कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट्स यानी नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में एक छोटा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड से एक छोटा मॉलिक्यूल बनता है। उसको हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं। अब देखना यह है कि न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर मौजूद है डीऑक्सी राइबोज शुगर की, और दूसरे नंबर पर एक और स्ट्रक्चरल फार्मूला मौजूद है एक नाइट्रोजन बेस का, जिसका नाम है एडिनिन। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड का मॉलिक्यूल बनेगा। अब बच्चों इन दोनों का कंबाइन होने का प्रोसीजर क्या है। डीऑक्सी राइबोज शुगर को देखें, इसमें इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन अपर साइड पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाएगी, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो कार्बन की अपर पोजीशन पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप लोग एडिनिन नाइट्रोजन बेस को देखें तो इसके अंदर आप लोगों को दो रिंग नजर आएंगे। वन रिंग इज कॉल्ड एज पैरिमिडीन रिंग। दिस पैरिमिडीन रिंग इज हेक्सागोनल, यानी इसमें कॉर्नर्स की तादाद 6 होती है। और उसके बाद नेक्स्ट ये जो दूसरा रिंग है ये स्मॉल रिंग होता है जिसमें कॉर्नर्स की तादाद 5 होती है। इस दूसरे रिंग को हम इमिडाजोल रिंग का नाम देते हैं। इस इमिडाजोल रिंग में बच्चे नंबर 9 पोजीशन पर देखें एक नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है। इसी नाइट्रोजन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है। अब इस एडिनिन में नंबर 9 पोजीशन पर मौजूद नाइट्रोजन और डीऑक्सीराइबोज शुगर में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद कार्बन के दरमियान रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का एटम और कार्बन से हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव होकर वाटर के एक मॉलिक्यूल को बना देते हैं। जब ये दोनों यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव हो जाएंगे तो बच्चे आप देखें कि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और इसी तरह से कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब इस डीऑक्सीराइबोज शुगर की कार्बन नंबर 1 इस एडिनिन के नाइट्रोजन जो कि 9 पोजीशन के ऊपर मौजूद है इनके दरमियान एक लिंक डेवलप हो जाएगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और वो बॉन्ड इन दोनों सब यूनिट्स को आपस में मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बना देगा। आप लोगों के सामने बच्चे ये एक न्यूक्लियोसाइड मौजूद है। इस न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन कैसे हुई है? थ्रू अ बॉन्ड, और उस बॉन्ड को हम बी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। इसको बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये वो बॉन्ड है जो बीटा डी ऑक्सीराइबोज शुगर और साथ ही एडिनिन नाइट्रोजन बेस के 9 पोजीशन पर मौजूद नाइट्रोजन के दरमियान में बना है। इसी वजह से इसको हम बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। अगर ये नाइट्रोजन बेस होगी कोई प्यूरीन, तब ये बॉन्ड होगा बिटवीन C1 एंड N9, जिसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी न्यूक्लियोसाइड को बनाने में नाइट्रोजन बेस कोई पैरिमिडीन हो, जैसे कि साइटोसिन है या थायामीन है, तो बच्चों उस दौरान कार्बन 1 ऑफ
बीटा डी ऑक्सीराइबोज शुगर और N1 ऑफ पैरिमिडीन के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डेवलप होगा और न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाले ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं किस तरह से अपने आप को अरेंज करके न्यूक्लियोटाइड को बना देते हैं। आप लोगों के सामने बच्चे ये तीन कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये एक नाइट्रोजन बेस है जो कि डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेस है और इसमें नंबर 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन मौजूद है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट इसको देखिएगा, ये एक पेंटोज शुगर है। कौन सी ये पेंटोज शुगर होगी बच्चे? दैट विल बी डी ऑक्सीराइबोज। बीटा होगी या अल्फा होगी? दैट इज बीटा, क्योंकि बीटा डी ऑक्सीराइबोज में कार्बन 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर पोजीशन पर मौजूद होता है। और उसके साथ ही बच्चे आप लोग देखिएगा कि तीसरा कंपोनेंट आप लोगों को ये फास्फोरिक एसिड भी नजर आ रहा होगा। जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं तब जाकर न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। इनका आपस में कॉम्बिनेशन का पैटर्न तरीकाकार क्या होता है? देखिए बच्चे, नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर में यहाँ पर एक लिंक डेवलप होगा। अगर ये नाइट्रोजन बेस होगी प्यूरीन, तो तब उसमें नाइट्रोजन जो कि नंबर 9 पोजीशन पर मौजूद होता है उसके अंदर से हाइड्रोजन निकलता है और कार्बन 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी रिमूव हो जाता है और इस तरह से बच्चे ये नाइट्रोजन डायरेक्ट इस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाती है और ये कंपाउंड बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, नेक्स्ट इसी न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर इसको देखें जरा, तो ये कार्बन नंबर 5 है और इस कार्बन नंबर 5 पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। साथ ही साथ फास्फोरिक एसिड में भी एक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बच्चों, जब न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाएंगे तब न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी और इस कॉम्बिनेशन के दौरान कार्बन 5 से OH निकलता है और फास्फोरिक एसिड के OH से हाइड्रोजन का एक एटम रिमूव होकर वाटर के मॉलिक्यूल को बना देते हैं। इस तरह से फास्फोरिक एसिड में ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्ट अटैच हो जाती है कार्बन नंबर 5 के साथ और ये जो लिंक डेवलप होता है इस लिंक को हम एस्टर लिंक का नाम देते हैं, क्योंकि इसके साथ ही फास्फोरस भी मौजूद है। इसी वजह से इसका पूरा नाम हो जाएगा फास्फो एस्टर लिंक या फास्फो एस्टर बॉन्ड। और इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। इस न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में आप लोगों को ये तीनों कंपोनेंट्स इकट्ठे नजर आएंगे। डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन 1 पर नाइट्रोजन बेस और कार्बन 5 पर फास्फेट ग्रुप जब अटैच हो जाएं तब न्यूक्लियोटाइड मुकम्मल हो जाता है और एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल बचे रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, ये वो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए को बनाएगा, क्योंकि डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद होती है और ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट मुझे हम देखेंगे कि व्हाट इज मोनोन्यूक्लियोटाइड और इस मोनोन्यूक्लियोटाइड को हम एक्सप्लेन करेंगे विद रेफरेंस टू अ मॉलिक्यूल नोन एज एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड, यानी मोनोन्यूक्लियोटाइड का माना क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है एटीपी की मदद से इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। बच्चे, एटीपी एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये वो न्यूक्लियोटाइड है जो आरएनए को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मेन रोल सेल के अंदर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए इस न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे, एटीपी के एक मॉलिक्यूल में एक यूनिट तो डेफिनेटली एडिनिन होता है। एडिनिन एक डबल रिंग्ड नाइट्रोजन बेस है और इस नाइट्रोजन बेस में
जब ये नंबर 9 पोजीशन पर मौजूद नाइट्रोजन रिएक्शन करके राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो इस दौरान बच्चे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और इस वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से ये जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनेगा, इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड को हम टेक्निकली नाम क्या देंगे, एडिनोसिन। यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो तो है एक जनरल नाम। अब उस न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस कौन सी होगी, इसी नाइट्रोजन बेस के ऊपर उस न्यूक्लियोसाइड की आगे फर्दर मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। अगर किसी न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस हो एडिनिन और पेंटोज शुगर हो राइबोज, तो उस न्यूक्लियोसाइड को हम नाम क्या देंगे, एडिनोसिन। अच्छा, अब अच्छा इसी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड में ये कार्बन नंबर 5 है। इस कार्बन नंबर 5 पर बच्चे अगर फर्स्ट फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अब इसमें जो फास्फोरिक एसिड होगा अटैच जब होगा, तो उसमें भी पैटर्न वही सेम होगा जो मैंने आप लोगों को लास्ट न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन के दौरान बताया है कि फास्फोरिक एसिड के OH में से हाइड्रोजन निकलता है और कार्बन 5 के OH में से पूरा का पूरा OH निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फास्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर डिवेल्प हो जाएगा और इसके नतीजे में बनने वाला न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इसी एडिनोसिन मोनोफास्फेट के फर्स्ट फास्फेट के साथ अगर किसी दूसरे फास्फेट को अटैच कर लिया जाए, तो बनने वाला न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन डाइफास्फेट कहलाएगा। और इस फर्स्ट के साथ जब सेकेंड फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, इस दौरान भी वाटर का मॉलिक्यूल एक रिलीज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बचे, अगर इस सेकेंड फास्फेट के साथ एक थर्ड फास्फेट अटैच कर लिया जाए, तो बच्चों बनने वाला ये न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन ट्राइफास्फेट कहलाएगा। अच्छा, इस थर्ड फास्फेट की अटैचमेंट के दौरान भी एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लें, तो टोटल 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटीपी। अब इस एटीपी के एक मॉलिक्यूल में बच्चे ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, इसको हम फास्फो एस्टर बॉन्ड या फास्फो एस्टर लिंक का नाम देते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड कहलाता है ये वाला बॉन्ड। जब बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसके ब्रेक होने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी सेल अपनी एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल करता है और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक फास्फेट अलग हो जाएगा। रिमेनिंग जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो अब कहलाएगा एडिनोसिन डाइफास्फेट। और अगर इसके साथ ही ये दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए, दूसरा फास्फेट भी अलग हो जाए, तो इससे भी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी सेल के अंदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगी और अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट करेगा। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चे मिनिमम फास्फेट की तादाद 1 और मैक्सिमम फास्फेट ग्रुप की तादाद जो है 3 होती है। अब बच्चे हमने न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स जो पढ़ी हैं, डीएनए और आरएनए। अब एक एक टाइप के अंदर देखना है कि न्यूक्लियोसाइड कितनी टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी टाइप होती हैं। डीएनए के अंदर बच्चे मौजूद न्यूक्लियोसाइड को डी न्यूक्लियोसाइड कहते हैं और इनके न्यूक्लियोटाइड्स को डी न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। डी से मुराद क्या है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में डी ऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद होती है, इसी वजह से इनके न्यूक्लियोसाइड को डी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स को डी न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे, जो डी न्यूक्लियोसाइड्स होंगे वो कितनी टाइप के होंगे, 4 टाइप के होंगे। अगर किसी डी न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस एडिनिन होगी, तो बच्चों वो डी न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा डी एडिनोसिन। अगर किसी डी न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस गवानीन होगी, तो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा डी गवानोसिन। इसी तरीके से अगर न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस होगी
सेटोसिन, तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा डी सेटिडीन। इसी तरीके से अगर थायामीन नाइट्रोजन बेस मौजूद होगी तो बच्चे वो डी न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा डी थायमिडीन। अगर हम डी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड को देखें तो बच्चों इसकी फर्दर 3 टाइप्स बनती है। अगर डी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप एक अटैच होगा तो बनने वाला न्यूक्लियोटाइड डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट कहलाएगा। अगर डी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप 2 अटैच हो जाएं तो बनने वाला डी न्यूक्लियोटाइड डी एडिनोसिन डाईफास्फेट कहलाएगा। अगर डी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप 3 अटैच हो जाएं तो बनने वाला डी न्यूक्लियोटाइड डी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम डी गवानोसिन को देखें तो बच्चे इसकी भी 3 टाइप्स हमें मिलती हैं। नंबर 1 डी गवानोसिन मोनोफास्फेट जिसमें फास्फेट एक होगा, डी गवानोसिन डाईफास्फेट जिसमें फास्फेट की तादाद 2 होगी, डी गवानोसिन ट्राईफास्फेट जिसमें फास्फेट की तादाद 3 होगी। सेम अगर डी सेटिडीन न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फेट अटैच होगा तो डी सेटिडीन मोनोफास्फेट न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसी तरह से 2 अटैच होंगे फास्फेट ग्रुप तो तब डी सेटिडीन डाईफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होगा। इसी तरीके से अगर 3 फास्फेट अटैच होंगे तो तब न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा उसको हम कहेंगे डी सेटिडीन ट्राईफास्फेट। और आखिर में हम देखते हैं डी थायमिडीन न्यूक्लियोसाइड को। इन डी थायमिडीन न्यूक्लियोसाइड में भी यही 3 ही कैटेगरीज होती हैं। एक फास्फेट होगा तो डी टीएमपी, अगर 2 फास्फेट होंगे तो डी टीडीपी, और अगर 3 फास्फेट अटैच होंगे तो फिर डी टीटीपी, यानी डी थायमिडीन ट्राईफास्फेट के न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होगी। फिर बच्चे हम बात कर लेते हैं आरएनए की। आरएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोसाइड के साथ हम डी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इन न्यूक्लियोसाइड में राइबोज शुगर होती है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर नहीं होती। इसी तरीके से इनके न्यूक्लियोटाइड्स को भी हम डी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं कहते, जस्ट न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। इन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर कौन सी होगी? राइबोज। और अगर इसी राइबोज के साथ नाइट्रोजन बेस एडिनिन अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा एडिनोसिन। अगर गवानीन अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा गवानोसिन। अगर साइटोसिन नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा सेटिडीन। इसी तरीके से अगर यूरासिल नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा यूरिडीन। इसी तरीके से बच्चे इन न्यूक्लियोसाइड्स के फर्दर 3 यानी कि टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप अटैच्ड। अगर एक फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो बच्चों वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर 2 फास्फेट अटैच होंगे तो एडिनोसिन डाईफास्फेट। अगर 3 अटैच होंगे तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होंगे। इसी तरीके से बच्चे गवानोसिन मोनोफास्फेट, गवानोसिन डाईफास्फेट और गवानोसिन ट्राईफास्फेट, ये 3 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स भी बनेंगे। और अगर सेटिडीन न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फेट अटैच होगा तो सेटिडीन मोनोफास्फेट, और 2 अटैच होंगे फास्फेट तो सेटिडीन डाईफास्फेट, और अगर 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो सेटिडीन ट्राईफास्फेट के न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड के साथ जब एक फास्फेट अटैच होगा तो यूरिडीन मोनोफास्फेट, जब 2 अटैच होंगे तो यूरिडीन डाईफास्फेट, जब 3 अटैच होंगे तो यूरिडीन ट्राईफास्फेट कहेंगे। अब बच्चे ये मोनोफास्फेट हैं, डाईफास्फेट हैं या ट्राईफास्फेट हैं, ये सारे के सारे बेसिकली मोनोन्यूक्लियोटाइड ही हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड एक है। अब ये जो डाई और ट्राई के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ये है न्यूक्लियोटाइड्स, बल्कि ये है जो है फास्फेट ग्रुप की तादाद को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेल के अंदर ये जो डाई और ट्राई फास्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये ना किसी आरएनए को बनाते हैं और ना ही डीएनए का ये हिस्सा होते हैं, बल्कि इनका मेन रोल एनर्जी की सप्लाई है। यानी कि जब ट्राई फास्फेट ब्रेक होंगे डाई फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस दौरान एनर्जी निकलेगी जो डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल होगी। इसी तरह से जो डाई फास्फेट होते हैं ये भी एनर्जी के सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं।
आरएनए और डीएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा मोनोफास्फेट वाले होते हैं। आरएनए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हो गए? एडिनोसिन मोनोफास्फेट, गवाइनोसिन मोनोफास्फेट, सेटिडीन मोनोफास्फेट और यूरिडीन मोनोफास्फेट। इसी तरीके से अगर हम डीएनए को देखेंगे तो उसके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कौन कौन से होंगे? डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डी गवाइनोसिन मोनोफास्फेट, डी सेटिडीन मोनोफास्फेट और डी थाइमिडीन मोनोफास्फेट।